तो अब इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में। हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट तो सुना है, क्या होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है कि अगर लाइट इंसिडेंट रे, लाइट जो हमारा इंसिडेंट रे है वो अगर एक मिरर पे आके टकराएगा, यहाँ पे एक बनेगा नॉर्मल और यहाँ से निकलेगा रिफ्लेक्टेड रे। जो एंगल बनेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस विथ नॉर्मल और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विथ रिफ्लेक्टेड रे, ये दोनों सेम होंगे। रिफ्रैक्शन का थोड़ा बच्चों अलग होता है, ध्यान से सुनना। क्या होता है रिफ्रैक्शन, है ना? आखिर होता क्या है रिफ्रैक्शन? अगर ये देखो कि आप यहां पे बैठे हो, ठीक है, और आपका दोस्त यहां पे बैठा है, आप दोनों बैठे हो। आपने क्या किया? मैंने बोला कि बात बताओ कहाँ है तुम्हारा दोस्त? तुम बोलोगे एकदम मेरे सामने। मैं बोलूँगा अच्छा प्रूफ करके दिखाओ। वो बोलेगा ये देखो, मैं ये पत्थर लेता हूँ, एक बड़ा सा पत्थर लिया, ठीक है। अब इस बड़े से पत्थर को अपने दोस्त की तरफ ऐसे बोलेगा ले कैच कर। इतना बड़ा पत्थर है, दोस्त इतना सही है, बोलेगा ले कैच कर। ये जो पत्थर है सीधा इसकी तरफ जाएगा, सीधा इसकी तरफ गया, ठीक है। मैं बोलूंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, कि ऐसा क्यों नहीं गया, ये फेंक रहा है और इधर क्यों नहीं गया, सीधा क्यों गया? और इसको कैसे पता चला कि ये यहीं बैठा है? और अगर मैं भी इसके पास यहाँ कहीं पे होता, मैं भी बोलता हाँ भाई ये तो सामने ही है, कहीं और नहीं है। कंफ्यूज मत हो, बोल क्या रहा हूँ पता है? मान लो कि मैं यहाँ पे हूँ और यहाँ पे आपका दोस्त है, चलो कोई भी हो, या फिर मेरा ही दोस्त है, ठीक है। मैं बोलता हूँ, आप पूछोगे सर वो आपका दोस्त कहाँ पे? मैं बोलूँगा यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे। क्यों? जो मीडियम में मैं हूँ उस मीडियम में मेरा दोस्त भी है। तो अगर मैं बोलता हूँ कि वो मेरे सामने है, तो वो मेरे सामने ही है, ना कि इधर है और ना कि इधर है, सीधा मेरे सामने ही है, ठीक है। क्योंकि दोनों का मीडियम सेम है। जो लाइट मेरे ऊपर गिर रही है, मेरे ऊपर गिरने के बाद उसकी तरफ सीधी जा रही है, वो लाइट ऐसा घूम के उसकी तरफ नहीं जा रही है, एकदम सीधी जा रही है। तो उसको समझ में रहा है कि मैं इधर ही हूं और दोनों का मीडियम क्या है? सेम। तो आप क्या बोलोगे पता है? जब लाइट सेम मीडियम में रहेगी, व्हेन लाइट इज ट्रेवलिंग in a same medium, its direction of propagation does not change. लाइट सीधी जा रही है तो सीधी ही जाएगी, क्योंकि यहाँ इस पॉइंट पे और पॉइंट बी पे मीडियम सेम है। लाइट अपना रास्ता चेंज नहीं करेगी, है ना। डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाने का जो रास्ता है, ए से बी जाने का जो रास्ता है, ये जो प्रोपगेशन का डायरेक्शन है, क्या इसको चेंज कर रहा है? नहीं, डायरेक्शन तो वही है। तो सर रिफ्रैक्शन में क्या होता है, अब देखना। ये देखो बच्चों, ध्यान से देखना। मान लो एक कहीं समुद्र किनारे हम किसी आइलैंड पे फंस गए, ठीक है। आइलैंड पे फंस गए और नारियल का झाड़ है, यहाँ पे बहुत सारे नारियल है, ठीक है। ये रहा पानी। अब हमको यहाँ पे थोड़ा दिन तक सरवाइव करना पड़ेगा। चलो मैं ही फंसा हूँ, मेरे पास यहाँ पे धनुष बाण है, धनुष बाण नहीं तो चलो मेरे पास एक यहाँ पे एक
बड़ा सा भाला है, समझ में आ रहा है? एक स्पीयर है बड़ा सा, इसको मैंने ऐसे पकड़ के रखा है। हाँ, अब देखो मैं तो कोई आदिवासी हूँ नहीं, तुम लोग बोल दोगे कि हो सर, हो हमको पता है तुम हो, ठीक है, तुम बोलते तो मान लेता मैं। अब तुम बोलोगे सर अंदर एक मछली का शिकार करो, बोल फूक, ठीक है, मैं देख रहा हूँ, यहां से देख रहा हूँ, देख रहा हूँ, इधर एक मछली है, इधर एक मछली है, तुमको अरे सर मारो, खींच के मारो, फटाक से मारो, मर जाए। मैंने मारा इस डायरेक्शन में, इसको इस डायरेक्शन में मैंने भाला चलाया, इस डायरेक्शन में चलाया, मछली को लगा ही नहीं, क्योंकि मैं नूब है ना, शुरुआत में मैं नूब है, मुझे नहीं पता, मैं थोड़ी ना, मेरे पूर्वज शिकार करते थे, है ना, कि एक ही दिन में सीख जाओ। मैंने ऐसा भाला फेंका, अरे मछली को नहीं लगा, पानी के अंदर ही चला गया। क्यों, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मछली इधर नहीं है, मछली यहाँ है ही नहीं, मछली थोड़ा सा आगे होगा या थोड़ा सा पीछे होगा, डिपेंडिंग अपॉन कौन सा कैसा पानी है उस जगह का। मछली ऐसा है, चलो मान लो मछली कहीं पे यहाँ पे है, ये देखो यहाँ पे, और इधर है मछली, और यहाँ से जो लाइट जा रही है बेंड हो गई, समझ में आ रहा है? लाइट जो यहाँ से जानी चाहिए थी सीधा सीधा ऐसे, अगर देखो लाइट अगर ऐसे जाती तो ये आराम से मार लेता। अगर ये हवा है और अगर मछली भी हवा में होती तो लाइट इसके यहाँ से ऐसे जाती, और ये बोलता अच्छा भाला यहाँ क्यों मारा, भाला इधर मारता हूँ, और मछली मर जाएगी। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम, मतलब यहाँ पे तो हवा है और यहाँ पे हमारे केस में क्या है, पानी है। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, वो अपना डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन चेंज करती है थोड़ा सा, और इसी बिहेवियर, इसी बेंडिंग ऑफ लाइट को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है बच्चों? तो देखो जरा वो क्या रहा है, when a ray of light is traveling from one transparent medium to another ट्रांसपेरेंट मीडियम, देखो वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर, सेम मीडियम नहीं, दोनों मीडियम अलग है। अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम ऑफ डिफरेंट डेंसिटी, देन डायरेक्शन ऑफ propagation of light changes, and this is called refraction of light. अब देखते थोड़ा और अच्छे तरीके से हो क्या रहा है। देखो अगर मैं बोलूं कि ये रहा बाउंड्री, यहाँ पे है हवा मीडियम 1, इसको मैग्निफिकेशन मत बोलना बच्चों, यहाँ पे है मीडियम 2 जो कि है पानी, लाइट आया, जहां पे लाइट गिरेगा मैं वहां बनाऊंगा नॉर्मल, ये नॉर्मल, और ये जो आने वाली लाइट है इसको इंसिडेंट रे बोलते हैं, और ये रहा नॉर्मल। चलो नॉर्मल का नाम दे दो, नॉर्मल का नाम एन डैश। जैसी लाइट यहाँ पे आगे गिरेगी इस पॉइंट पे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और ये रहा एंगल ऑफ इंसिडेंस, लाइट को जाना चाहिए था सीधा। अगर ये भी हवा है और अगर ये भी हवा होता तो लाइट ऐसे सीधा सीधा ही जाती। जैसे मैंने बोला था ना, आप अपने दोस्त को बोलो, पूछोगे कि कहाँ पे हूँ, वो बोलेगा आप सीधे ही मेरे सामने ही हो, क्योंकि वो भी हवा में है, मैं भी हवा में हूँ। लेकिन अगर मैं पानी में रहूँ और वो हवा में रहे, मैं उसको बोलूँ मैं किधर हूँ, वो बोलेगा उधर हो, लेकिन मैं उधर नहीं, हल्का सा इधर हूँ। समझ में आएगी नहीं?
मेरे यहाँ से जो लाइट जा रही है ना उसकी तरफ थोड़ी बेंड हो चुकी है, उसको पता भी नहीं चल रहा है करने को। अब ये देखो, तुम बोलोगे अच्छा लाइट तो जानी चाहिए थी सीधी अगर ये दोनों सेम होते, लेकिन ये तो डिफरेंट है सर। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये जो हवा की डेंसिटी है और जो वाटर की डेंसिटी है किसकी ज़्यादा है? आप बोलोगे पानी की ज़्यादा है। अब एक चीज़ समझना, जब लाइट ना एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो लॉजिकली सोचो कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो पहली बात, दोनों मीडियम का डेंसिटी अलग है। क्या? डेंसिटी अलग है। दोनों मीडियम के मॉलिक्यूल्स के साइज अलग है, मॉलिक्यूल के साइज अलग है। मुझे एक बात बताओ, लाइट जब एक पतले मीडियम से जाएगी, जब एक पतले मीडियम मतलब एक रेयरर मीडियम जिसकी डेंसिटी कम है, जिसके मॉलिक्यूल्स का साइज छोटा है, वहां पे लाइट को जो रेजिस्टेंस फील होगा, है ना, जो उसका जितने टाइम में वो निकलना चाहिए था उतने टाइम में नहीं निकल रहा है ना। अगर वहां पे डेंसिटी बहुत कम रहेगी तो लाइट फटाफट निकलेगी मीडियम से, अगर मीडियम की डेंसिटी ज्यादा रहेगी तो लाइट उस मीडियम से निकलने में थोड़ा टाइम लेगा, क्योंकि इंटरेक्शन बढ़ता है। इंटरेक्शन क्या होती है? बातचीत, बातचीत, है ना। उनसे टकराते 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 एक मीडियम से दूसरे मीडियम में निकलने की कोशिश कर रहा है। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो ये जो एयर है इसको मैं बोलूंगा रेयरर मीडियम, रेयरर मतलब पतला मीडियम, और ये जो पानी है इसको मैं बोलूंगा डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम, ठीक है, डेंसर मीडियम। होता क्या है, बाय लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, जब लाइट रेयरर टू डेंसर जाता है उसका फ्रीडम कम होता है, उसका फ्रीडम कम होता है, तो क्या होता है, तो भागता नहीं है, नॉर्मल से भागता नहीं है, झुक जाता है नॉर्मल की तरफ। नॉर्मल से भागता नहीं है, नॉर्मल की तरफ चले जाता है, ऐसे बेंड हो जाता है, नॉर्मल की तरफ बेंड होता है, बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल, बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल, याद रखना, बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल, बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल। ओके, लाइट इज बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल, हो रहा है। अब यहाँ पे एक चीज समझा देता हूँ जो अभी बोला था मैंने डेंसिटी के बारे में, कि अगर रेयरर मीडियम है, ध्यान से देखो, अगर रेयरर मीडियम है, डेंसिटी लेस होगा। डेंसिटी लेस क्यों होगा? डेंसिटी कम क्यों होगा? मॉलिक्यूल साइज छोटे छोटे रहेंगे, है ना, मॉलिक्यूल का साइज छोटा छोटा रहेगा, मॉलिक्यूल का साइज छोटा छोटा, फिर क्या होगा, इंटरैक्शन लेस। अगर इंटरैक्शन लेस होगा, लाइट का, लाइट जो फोटॉन्स है, फोटॉन्स का इंटरैक्शन, किसके इंटरैक्शन की बात कर रहा हूं, फोटोन एंड जो मीडियम के अंदर मॉलिक्यूल है उनका इंटरैक्शन, वो क्या होगा, कम होगा। अगर वो कम होगा तो डिक्रीज इन स्पीड, डिक्रीज इन स्पीड बोलो या वेलोसिटी, डिक्रीज इन वेलोसिटी ऑफ लाइट इज लेस, ठीक है, डिक्रीज इन वेलोसिटी ऑफ लाइट इज लेस, मतलब उस मीडियम में लाइट को फ्रीडम क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा, फ्रीडम क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। बच्चों अगर इस चीज को आपने दिमाग में बिठा लिया ना तो आप किसी को भी समझा सकते हो क्यों रेयर मीडियम में लाइट फास्ट नहीं जाता भाई। लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ हाईएस्ट है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। हाँ, अगर जो दो मीडियम में आपके पास रखो, एक मीडियम जो कि बहुत गाढ़ा है और एक मीडियम जो कि कम गाढ़ा है, सबसे जिस मीडियम में कोई कुछ है ही नहीं मॉलिक्यूल उसको बोलते हैं वैक्यूम, वहां पर लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड है। अब जो मेरे पास एक मीडियम है जो कि बहुत गाढ़ा है और एक मीडियम है जिसकी डेंसिटी बहुत कम है, वैक्यूम जितनी कम नहीं लेकिन कम है, तो यहाँ ये जो मीडियम रहेगा लाइट की स्पीड को थोड़ा सा स्लो करेगा, और जो मीडियम हाई डेंसिटी है वो लाइट की स्पीड को बहुत ज्यादा स्लो करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? कौन कितना स्लो करेगा, कौन कितना स्लो करेगा, ये मीडियम ज्यादा स्लो करेगा या फिर ये मीडियम ज्यादा स्लो करेगा, समझ में आ रहा है कि नहीं? इसके लिए एक नंबर आता है, आगे आएगा वो चीज। अच्छा, डेंसर मीडियम के लिए भी आप लिख सकते हो। देखो मैंने ये अगर रेयर के लिए लिखा है, लिख लो, पॉज करो। अगर मैंने ये रेयर मीडियम के लिए लिखा है तो डेंसर मीडियम के लिए क्या होगा आपको पता चल गया है। ये रहा डेंसर, डेंसिटी क्या हो गई, बढ़ गई,
डेंसिटी बढ़ गई, डेंसिटी बढ़ गई तो मॉलिक्यूल का साइज क्या होगा, बढ़ जाएगा। मॉलिक्यूल का साइज बढ़ गया, अगर मॉलिक्यूल का साइज बढ़ गया, बातचीत मुक्का मुक्का जो फोटॉन मॉलिक्यूल को मार रहा है, होता क्या पता है क्या, ये देखो मैं मान लो फोटॉन हूँ और मीडियम में घूम रहा हूँ, और ये रहा मीडियम का एक मॉलिक्यूल है। जैसे मीडियम का मॉलिक्यूल आएगा, मेरे पास एनर्जी है, मैं फोटॉन हूँ, मॉलिक्यूल आएगा, मॉलिक्यूल बोलूँगा ये देख मेरे पास एनर्जी है, वो मॉलिक्यूल ना मेरी थोड़ी एनर्जी लेगा और फिर वही एनर्जी बोलेगा नहीं तू ही रख, लेके जा रहा है, ठीक है। हो क्या रहा पता है, वो इंटरेक्ट कर रहा है मेरे साथ। ये जो एनर्जी का लेन देन हो रहा है ना, ऐसा नहीं, ये मत बोलना कभी कि एनर्जी लॉस होता है, एनर्जी लॉस नहीं होता है। ये एनर्जी दिया उस मॉलिक्यूल को, मॉलिक्यूल ने वापस वो एनर्जी फोटोन को दिया, तो अगर ज्यादा लोग रहेंगे तो ये जो चीज हो रही है, ये जो लेन देन हो रहा है, ये ज्यादा होगा। अगर ये लेन देन ज्यादा होगा तो जो लाइट है उस मीडियम से निकलने में थोड़ा टाइम लेगी। और अगर कोई मीडियम जिसके अंदर वो वाले मॉलिक्यूल्स कम है, समझ में आ रहा है कि नहीं, मॉलिक्यूल्स कम है, तो फोटोन क्या करेगा, कम लोग हैं तो कम लोगों से बातचीत, कम लोगों से बातचीत, कम लोगों से लेन देन, कम लोगों से लेन देन, उस मीडियम से निकलने में आसानी होगी। समझ में आया कि नहीं। इंटरेक्शन मोर इंक्रीज, अच्छा सॉरी डिक्रीज इन वेलोसिटी ऑफ लाइट इज हाई, फ्रीडम इज लेस, फ्रीडम लेस। समझ में आया कि नहीं, है कि नहीं, ठीक है। अब अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, ऊपर में रख दूं पानी को, नीचे में रख दूं हवा को, लाइट मतलब पानी के अंदर से हवा में आ रही है, ऊपर आ गया वाटर, नीचे आ गया एयर, लाइट आई पानी के अंदर से, ये रहा बाउंड्री, ये रहा नॉर्मल, लाइट यहां से आई इस पॉइंट पे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जाना चाहिए था इस डायरेक्शन में अगर ये और ये पानी होता तो। लेकिन मुझे एक बात बताओ, लाइट कहाँ जा रही है, रेयरर मीडियम में या डेंसर में, अगर डेंसर में जाती तो फ्रीडम कम, रेयरर में जाएगी तो फ्रीडम ज्यादा। तो मुझे एक बात बताओ, नॉर्मल की तरफ मुड़ेगा या नॉर्मल से दूर भागेगा, अरे दूर भागेगा, ये रहा। समझ में आया कि नहीं, भाग गया। और ये एंगल क्या बोलूंगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसको क्या बोलूंगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब मुझे क्या बताओ, इंसिडेंस ज्यादा है या रिफ्रैक्शन ज्यादा है, आप बोलोगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये कब होगा पता है, जब डेंसर टू रेयरर जाओगे, डेंसर टू रेयरर गए, एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी ग्रेटर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, याद रखना इस चीज को। और यहाँ पे हम कहाँ से जा रहे हैं, डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रहे हैं, ठीक है, भूलना नहीं इस चीज को, कॉपी करो। ठीक है, देखो बच्चों, रिफ्रैक्शन समझने का ये एक सही है कि सिर्फ डायरेक्शन नहीं सर, लाइट की स्पीड भी डिक्रीज होती है। ठीक है, अगर डेंसिटी बढ़ा मीडियम का, मीडियम की डेंसिटी बढ़ी तो होगा क्या, मतलब अगर डेंसर मीडियम होगा तो वहां पे लाइट की स्पीड, लाइट स्पीड ज्यादा डिक्रीज होगा। समझ में आएगी नहीं। और अगर मीडियम की डेंसिटी कम होगी, लाइट स्पीड रिडक्शन इज लो, मतलब लाइट की स्पीड तो कम होगी क्योंकि मीडियम तो है भाई, ऐसा तो थोड़ी ना वैक्यूम है, लेकिन यहाँ पे जो कम होने का जो पैरामीटर रहेगा काफी कम रहेगा। मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं, डेंसर मीडियम में बहुत ज्यादा कम होगा, रेयर मीडियम में थोड़ा सा कम होगा। ठीक है, अच्छा अब एक मीडियम दूसरे मीडियम से कितना डेंस है ना, कौन इनको रिलेट करे, समझ में आ रहा है कि नहीं, कोई तो आना चाहिए जो रिलेट करे। उसके पहले इसका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का 2 लॉ है। एक लॉ है कि पहला लॉ क्या है, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे
and normal all lie in the same plane. ऑल लाई इन द सेम प्लेन. क्यों बोला ऐसा? ये देखो, मान लो रे टू डेंसर गया. मुझे एक बात बताओ, क्या ये इंसिडेंट रे है? हाँ इंसिडेंट रे. क्या ये रिफ्रैक्टेड रे है? हाँ रिफ्रैक्टेड रे. क्या ये नॉर्मल है? हाँ नॉर्मल है. क्या ये सभी के सभी एक पॉइंट पे आके मिल रहे हैं? हाँ. क्या ये ऑल लाई इन द सेम प्लेन? हाँ. पहला लॉ खत्म. दूसरा क्या था? साइन ऑफ एंगल ऑफ, ऐसे नहीं, रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द एंगल ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट. ठीक है. और इसी कांस्टेंट को बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ये अपना नेक्स्ट टॉपिक है, इसके बाद वही स्टार्ट करेंगे. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. ठीक है. इज इक्वल टू नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. फिर क्या करेंगे? साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. कांस्टेंट को ही रहने दो, साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को इसके नीचे लेकर आओ. साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू कांस्टेंट. इसी कांस्टेंट को बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. क्या बोलेंगे इसको? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ओके. साइन एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है. दोनों के पास यूनिट नहीं होता, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के पास यूनिट नहीं होता, इसके पास नो यूनिट. इसीलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को क्या बोलते हैं? यूनिटलेस. क्या बोलते हैं? यूनिटलेस क्वांटिटी. यूनिटलेस क्वांटिटी. ओके. लिखो बच्चों. अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के जिक्र तो हो गया है ना. अब इनका नाम आ गया है हमारी नज़रों में. अब इनके बारे में बातें करनी पड़ेंगी, है ना. चलो बातें करते हैं इनसे. क्या है इनके पास, क्या राज छिपे हैं, ठीक है, जानने की कोशिश करते हैं. अरे वो ग्लास लैब भी होता है ना एक कुछ, तो ग्लास लैब. रुको एक मिनट, 2 मिनट लगेगा, वो भी पढ़ा देता हूँ. ग्लास लैब. ये देखो, अगर ये एक ग्लास का टुकड़ा है, ग्लास ऊपर से देख रहे हैं हम, ऊपर से नीचे टेबल है. मान लो ऐसा टेबल है, उसके ऊपर ग्लास रखा है. टेबल ग्लास, हम लोग इसको ऊपर से देख रहे हैं. ठीक है, ऊपर से ऐसे देख रहे हैं. और यहाँ से एक लाइट निकलेगी और वहां से लाइट ऐसे निकलेगी. समझ में आएगी नहीं? अच्छा, मान लो कि यहाँ से लाइट गई, ये गई, आगे गिरी, टिक 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 टिक. सही जा रहा है, सही जा रहा है. अब ये जानी चाहिए थी इस डायरेक्शन में. ठीक है, जितना हो सके उतना मैं सीधा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ. थोड़ा सा यहाँ वहाँ हो जाएगा, लेकिन आप समझ जाना. ये जाना चाहिए था इस डायरेक्शन में, लेकिन गया कैसा बच्चों? ये एयर है, ये ग्लास है, ये रेयर मीडियम है, ये डेंसर है. ठीक है, ये इंसिडेंट एंगल है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है. एक मिनट, ये कहाँ रिफ्रैक्ट कहाँ हुआ है? तो सीधा है, सीधा लाइन है ना, रिफ्रैक्ट कहाँ हुआ है? ठीक है, चलिए मान लेते कि लाइट ऐसे रिफ्रैक्ट हो गया, ये ऐसा. चलो मान लिया कि लाइट ऐसे रिफ्लेक्ट हो गया, इधर गया. ये रहा आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. रेयर टू डेंसर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. ओके,
अब ये मेरा इंसिडेंट रे है, जब यहाँ से यहाँ जाएगा तो ये मेरा इंसिडेंट रे, और जब यहाँ पे गिरेगा ये तो मैं यहाँ पे बनाऊंगा नॉर्मल, बन गया नॉर्मल। ठीक है, ये कैसे जा रहा था, बाहर निकलेगा, देखो ये ऐसे जाना चाहता था, ठीक है, ऐसे जाना चाहता था। लेकिन ये क्या होगा, ऐसे क्या, ये अब क्या है, ये ग्लास है, ये एयर है, ये डेंसर है, और ये रेयरर मीडियम है। डेंसर टू रेयरर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी ग्रेटर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस। यहाँ पे ये होगा, ये रहा एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये रहा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जो कि काफी ज्यादा है एंगल ऑफ इंसिडेंस से। और आप एक और चीज नोटिस करो, जब एयर में था जिस डायरेक्शन जा रहा है, और जब वापस एयर में आया जिस डायरेक्शन जा रहा है, क्या ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन ये पहले का डायरेक्शन था सीधा, है ना, और ये जो डायरेक्शन है आफ्टर रिफ्रैक्शन है, दोनों सेम है। और इनके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को बोलते हैं पाथ डिफरेंस। क्या बोलते हैं इसको, पाथ डिफरेंस। बस इतना सही है और कुछ नहीं है। बाकी तुमको नेमिंग देना है, इस पॉइंट को ए बोल दो, इस पॉइंट को बी बोल दो, है ना, यहाँ पे एन इसको एन डैश बोल दो, यहाँ पे एम इसको एम डैश बोल दो, इस पॉइंट को सी बोल, तुम्हारी मर्जी भाई कितना नाम देना है। ये ग्लास स्लैब के लिए, ठीक है, ग्लास स्लैब, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास स्लैब आता है एग्जाम में, प्लीज करके जाइएगा एक बार, तो इसको ड्रॉ करने की कोशिश करो। देखो इस चैप्टर में सबसे मेन क्या है, ड्राइंग। जितना ज़्यादा तुम ड्राइंग करोगे, जितना ज़्यादा ड्राइंग करोगे, उतना ज़्यादा तुम्हारे अंदर एक आइडिया बैठेगा, अच्छा ये होता है, फिर ये होता है, फिर ये होता है, ऑब्जेक्ट का पोजीशन, इमेज का पोजीशन, फोकल लेंथ, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सारी की सारी चीज़ें। और एक बात, न्यूमेरिकल्स करो, जितना हो सके उतना न्यूमेरिकल सॉल्व करो। न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, लास्ट ईयर बच्चे लोग सुन नहीं रहे थे, काफ़ी लोगों को ऐसा हुआ, मतलब कि 2024 का जो एग्ज़ाम हुआ था CBSE का, बच्चे लोग पगला गए, बोले इतना हार्ड गया, इतना हार्ड है। कुछ हार्ड नहीं था, जिन्होंने पढ़ के गए थे सबका अच्छा गया। पढ़ के नहीं जाओगे, लास्ट के 1-2 महीने में आप अपनी तैयारी करोगे, क्या एक्सपेक्टेशन है आपका, कुछ होगा? ऐसे नहीं होता ना। जो साल भर से मेहनत कर रहा है, रैंकर क्यों बनते हो लोग, साल भर से मेहनत कर रहे हैं ना। अरे आपको भी अगर चमकना है, ऐसा थोड़ी ना कि तुम सोचोगे कि एक हफ्ते में, एक महीने में पढ़ के निकल जाता हूँ। साल भर क्यों पढ़ा रहे, एक महीना ही पढ़ाते हैं हम लोग, समझे कि नहीं? थोड़ा लॉजिक तो लगाओ। अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ते हैं। क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, इट इज द नंबर और क्वांटिटी, मतलब वही नंबर with which one can decide by what value the material will bend the light going थ्रू इट। बच्चों एक बात सोचो, आप लोगों ने देखा होगा, देखा है कि नहीं, लेकिन आप एक बात बताओ, हीरे वाले के पास हीरा है, जेम स्टोन्स, ठीक है, रूबी होता है, एमराल्ड होता है, ये सारी चीजें। अब आप एक बहुत बड़े मर्चेंट हो, या फिर ऐसा रिटेलर या फिर शॉपकीपर हो, ये बिजनेस के, और आपके पास एक आता है इंसान, वो बोलता है ये लो मेरे पास ये हीरा है और मुझे इतने पैसे दे दो, फटाफट मुझे निकलना है जल्दी जल्दी। तुम क्या बोलोगे,
ऐसा थोड़ी ना बोलोगे रुको मुझे एक दिन लगेगा चेक करने में, इसका कुछ सर्टिफिकेट है क्या आपके पास ऑथेंटिकेशन का? नहीं, आप क्या निकालोगे, सीधा निकालोगे एक डिटेक्टर, उस डिटेक्टर को उसके ऊपर ऐसे रखोगे, वो डिटेक्टर के एंड में से निकलेगा लाइट, लाइट उसके अंदर जाएगा, जाके टकरा के वापस आएगा, ठीक है। कैसा रिफ्लेक्शन हुआ और कैसा अंदर रिफ्लेक्शन हुआ वो ये इसमें नंबर दिखाएगा या फिर कलर्स दिखाएगा। एकदम रेड, नकली, हल्का रेड, थोड़ा सा बनाया गया है लैब में, ग्रीन, परफेक्ट, रियल है। समझ में आया कहाँ पे यूज होता है ये चीज, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक नंबर होता है बच्चों, हर एक मटेरियल का, ग्लास का, पानी का, डीजल, पेट्रोल, लिक्विड और जो ट्रांसपेरेंट सॉलिड होते हैं, लिक्विड और ट्रांसपेरेंट सॉलिड, ट्रांसपेरेंट लिक्विड, ट्रांसपेरेंट सॉलिड, समझ में आएगी नहीं, इनका ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। ये नंबर हमको बताता है कि ये जो मटेरियल है लाइट को कितना बेंड कर सकते हैं। अगर इसका वैल्यू ज़्यादा रहा तो ज़्यादा लाइट को बेंड करेगा, अगर किसी मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू ज़्यादा रहा वो लाइट को ज़्यादा बेंड करेगा, और उस मटेरियल में अगर लाइट जाएगी तो लाइट को समय ज़्यादा लगेगा उससे निकलने में, जिसकी वजह से हम क्या बोलेंगे, उस मटेरियल ने लाइट की स्पीड को काफ़ी कम कर दिया। समझ में आएगी नहीं, लाइट की स्पीड को काफ़ी कम कर दिया। वैसे ही कुछ ऐसे भी मटेरियल होते हैं, कुछ ऐसे, पेन ढक्कन गिर गया, वैसे ही कुछ ऐसे भी मटेरियल्स होते हैं, ठीक है, ऐसे भी मटेरियल्स होते हैं जिनमें जिनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स काफ़ी कम होता है, ठीक है, जैसे हवा हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स काफ़ी कम हो गया, इसमें लाइट एकदम मज़ेदार तरीके से फ्लो होता है। समझ में आया, एकदम मज़ेदार तरीके से फ्लो हो जाता है। बाकियों में प्रॉब्लम होता है क्योंकि बाकियों का डेंसिटी ज़्यादा है, ठीक है। अच्छा, ये समझ में आया क्या लिखा है मैंने, कितना कितना बेंड करेगा, कितना बेंड करेगा, कितना स्लो करेगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू ज्यादा, ध्यान से सुनना, अगर ये एक नंबर है, ठीक है, ये एक नंबर है, चलो इस नंबर को मैं बोलता हूं ये नंबर है, इसको दिखाते हैं ऐसे, इसको ईटा बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, ईटा, ग्रीक लेटर है। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ज्यादा, डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ज्यादा, बेंडिंग ऑफ लाइट ज्यादा, समझ में आएगी नहीं, बेंडिंग ऑफ लाइट ज्यादा, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज तो होगा, ज्यादा ही डिक्रीज होगा, हाँ है ना। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू कम, डेंसिटी ऑफ द मटेरियल कम, डेंसिटी ऑफ द मटेरियल कम, बेंडिंग ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट कम, बेंडिंग ऑफ लाइट कम, स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज ये भी करेगा, लेकिन ये ज्यादा कर रहा था, ये कम ही डिक्रीज करेगा। समझ में आएगी नहीं, काफी इजी चीज है, डरना नहीं है, आसान है। कुछ अगर आपको इसमें ऐसा हो कि हाँ सर आपने ये बोला, इसमें मैं अभी भी कंफ्यूज हूँ, आप कमेंट करिए। अगर आपका कुछ डिमांड है कि सर इसके ऊपर एक स्पेसिफिक वीडियो बनाओ, तो मैं बनाऊंगा उसके ऊपर वीडियो, ठीक है। आपको किसी भी टॉपिक में अगर तकलीफ है और उसके ऊपर अगर एक स्पेसिफिक वीडियो चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसके ऊपर स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अब देखते हैं क्या क्या, थोड़ा मैथ्स में घुसते हैं। ये देखो इसके फॉर्मूलाज कैसे होते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला आप ऐसे लिखते हैं 2 1, या तो ये लिखो या तो कहीं कहीं पे ऐसे लिखते हैं ये। इसका मतलब क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम, सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। इसको दिमाग कैसे रखना पता है क्या, यहाँ हम कैलकुलेट कर रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम, यहाँ पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम, जब मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम पता था, जब मुझे समझ में आएगी नहीं, जब मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम पता है, पहले का पता है दूसरे का पता नहीं है, तो दूसरे का मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो कैसे कैलकुलेट करूंगा, फॉर्मूला कुछ ऐसे आएगा,
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, तो यहाँ पे आएगा n1/n2, है ना। अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम लिखना है ना, ये लो ऐसे लिख दो, n2/n1 इज इक्वल टू v1/v2। ये फॉर्मूला हमेशा उल्टी चलता है क्या, अगर ऊपर n2 है तो नीचे v2 रहेगा, या नीचे n1 है तो ऊपर, ये उल्टे उल्टे चलते हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। दोनों लिखने का तरीका अलग है लेकिन मतलब सेम है। अब यहाँ पे अगर ऐसे लिखा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड, इसका समझ में आएगी नहीं। जैसे ये लिखा है मैंने, तो यहाँ पे क्या आएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड। मतलब सेकंड का पता है, फर्स्ट का पता नहीं है, फर्स्ट का हमको पता करना है, समझ में आएगी नहीं। तो यहाँ पे ऐसा आएगा, फर्स्ट का पता करना है, सेकंड का पता है, इसका पता नहीं है, इसका पता है, तो यहाँ पे आएगा v2/v1। समझ में आएगी नहीं। एक दो क्वेश्चन करके देखते हैं कि कैसे काम करता है। और आपके बुक में होगा एक पिंक कलर का चार्ट, सीबीएसई वाले को बोल रहा हूँ, एक पिंक कलर का चार्ट होगा जिसमें आपको अलग अलग मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता करके बताया, ठीक है। अब आप ये मत सोचना कैसे पता किया वो सब। देखो, हमको साइंटिस्ट लोगों ने मिल के हवा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को 1 बोल दिया, हवा और वैक्यूम का नियरली इक्वल होते हैं, ठीक है, नियरली, इसलिए 1 मान लिया, ठीक है। अब मुझे अगर किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है तो बाकी सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता कर सकता हूँ। मुझे अगर ये पता है हवा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है और हवा में लाइट की वेलोसिटी कितनी है, तो मैं ये पता कर सकता हूँ किसी मटेरियल में लाइट की वेलोसिटी कितनी है और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है। बात समझ में आ रही कि नहीं। किसी मटेरियल के बारे में पता है तो उसका यूज करके किसी और मटेरियल के बारे में पता लगाया जा सकता है। तो हवा तो मेरे लिए एब्सोल्यूट हो गया, एब्सोल्यूट हो गया, क्या हो गया, एब्सोल्यूट, कि हवा का मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी पता है, हवा के अंदर लाइट की वेलोसिटी भी पता है, तो ये वैल्यू तो मेरे एब्सोल्यूट हो गए। अगर मैं इसका यूज करके किसी भी मटेरियल का, बेंजीन, केरोसिन, डायमंड, पेट्रोल, डीजल, वाटर, ग्लास, किसी का भी अगर मैं पता करता हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तब मैं उनके उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बोलूंगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि मैंने हवा के वैल्यू का यूज करके इन सभी के वैल्यूज मैंने फाइंड आउट किए, तो ये सारे के सारे वैल्यू क्या रहेंगे मेरे, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बात समझ में आएगी नहीं, हाँ या ना। वो जो तुम्हारा चार्ट है ना जो बना है पिंक कलर का बुक के अंदर, वो भी सेम वैसे ही बना है, हवा का यूज करके बाकी सबका वैल्यू निकाला है, ठीक है। ये लिख लो। तो बच्चों, यहाँ पे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डिफरेंट मीडियम मैंने लिख के रखा है। मीडियम कौन कौन से, एयर है, एयर का नियरली 1 होता है, 0.001, ठीक है। आइस है, वाटर है, अल्कोहल है, केरोसिन है, क्वार्ट्ज है, बेंजीन, फ्लिंट ग्लास, डायमंड, ठीक है। डायमंड का सबसे ज्यादा होता है 2.42। सबसे पहले एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, when refractive index of certain material is calculated with the help of refractive index of air or vacuum, then refractive index of that material is called absolute refractive इंडेक्स। जैसे मान लो कि आपने
एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सॉरी एयर का नहीं, चलो मान लो कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता करना है और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको पता है, इसको कैसे लिखोगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास, और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर हम लोग मानते हैं c, और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास पे लिखेंगे vg। ठीक है, ऐसे लेके चलेंगे। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पे कुछ मटेरियल में लाइट की स्पीड क्या होगी पता करते हैं, उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे कैलकुलेटेड है। ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.31 आया है एयर का यूज करके कैलकुलेट किया है, इसलिए आइस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ये वाले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बोलेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया 1.33 ये एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूज करके निकाला गया है, इसलिए इसको बोलेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। अल्कोहल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.36, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को यूज करके कैलकुलेट किया है, तो इसको बोलेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अल्कोहल। उसी हिसाब से बाकी सब ये सारे के सारे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इन सभी के, और कैसे कैलकुलेट किए गए? एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूज करके। एक काम करते हैं, बेंजीन में और फ्लिंट ग्लास और चलो डायमंड भी, और तुमको और चाहिए तो फिर और कौन सा अल्कोहल। ठीक है, चलो इन सभी में लाइट की स्पीड पता करते हैं, फॉर्मूला हमारा वही रहेगा। ठीक है, वेट देखो, ग्लास का पता करना था एयर का यूज करके, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता करना है एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूज करके, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता करना है एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूज करके, तो ये फॉर्मूला ऐसा लगाएंगे। ठीक है, ऐसा। चलो अब हम लोग दिमाग लगाते थोड़ा। आओ देखो, डरो मत, बहुत आसान है। स्पीड ऑफ लाइट इन हवा कितना होगा? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये हमेशा याद रखो, ये कभी भूलना नहीं। लाइट की स्पीड इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकती, और पूरे यूनिवर्स में किसी भी चीज़ की स्पीड इससे ज़्यादा है ही नहीं। समझ में आएगी नहीं? आपको इतना स्पीड दिया तो इसका मतलब कि आपका मास ही नहीं है, आपके पास मास ही नहीं, क्योंकि लाइट का जो पार्टिकल होता है जिसको फोटोन बोलते हैं उसका मास नहीं होता, इसीलिए तो उसके पास इतनी ज़्यादा स्पीड है। अब आगे देखो, अल्कोहल की बात कर रहे थे, पहले अल्कोहल बेंजीन करते। ये नंबर काफ़ी अच्छा लग रहा है, पहले बेंजीन करते हैं। चलो मान लो मुझे पता करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बेंजीन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं पता करना है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन बेंजीन। मान लो मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बेंजीन दिया है जो कि यहाँ पे लिखा है 1.5। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर मुझे पता है जो कि है 1। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर मुझे पता है जो कि है 3 × स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, उसको सी से दिखाते हैं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट को दिखाते हैं सी से, स्पीड ऑफ लाइट को दिखाते हैं सी से जब वो हवा में जा रही है। और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम बेंजीन मुझे नहीं पता, चलो निकालते हैं। फॉर्मूला क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बेंजीन डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन बेंजीन। ठीक है, अब वैल्यूज को रखो उसके हिसाब से। मुझे ये नहीं पता ना ये वाला, तो इसको यहाँ भेज दो, इसको यहाँ नीचे भेज दो, और इसको यहाँ ऊपर भेज दो इसके साथ मल्टीप्लीकेशन होने के लिए। तो आएगा VB इज इक्वल टू VA इंटू NA डिवाइड बाय NB। VA कितना है? 3 × 10⁸। NA कितना है? 1। NB कितना है? कितना है भाई? 1.5। ये 3 है, नीचे 1.5 है, 10⁸। 1 मल्टीप्लाई होगा तो 1 तो गया है ना, 1 के साथ कोई भी मल्टीप्लाई होगा वही चीज आएगा। ऊपर 3 है, नीचे 1.5 है, ऊपर 10 से मल्टीप्लाई करो, नीचे 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1.5 क्या बन जाएगा? 15 बन जाएगा, इंटू 10⁸। 15 1 ज़ा 15 2 ज़ा VB। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन बेंजीन कितना होगा?
2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, बेंजीन में लाइट की स्पीड हमने पता कर ली। अब एक काम करते हैं अल्कोहल में। चलो चलो अल्कोहल का तो करना क्या है, बस यहां पे लिखना है अल्कोहल, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.36। यहाँ पे भी मैं लिखूंगा अल्कोहल, बाकी सारी चीजें सेम। यहाँ पे बी की जगह पे लिखूंगा अल्कोहल, बी की जगह पे लिखूंगा अल्कोहल, है ना। ओके, अब अल्कोहल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.36। नीचे यहाँ पे आएगा 1.36। अब कैलकुलेशन थोड़ा सा तगड़ा हो जाएगा, डरना नहीं है लेकिन, ठीक है। मैं बताता हूँ कैसे करना है, देखो कैसे करना है। मैं इसको रफ करता हूँ, यहाँ पे कैलकुलेशन करूंगा ना छोटा सा। अगर मैं यहाँ पे ऊपर 100 नीचे 100 मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा 300/136 10⁸ वीवी। अब 300 को 136 से डिवाइड करना पड़ेगा, डरना नहीं है। 300 को 136 से डिवाइड करना है, ठीक है बच्चों। तो 300 को डिवाइड करते हैं कितना 136। 136 को अगर 2 टाइम किया तो भी 300 से कम नंबर बनता है, तो मैं 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 2 6 12, 1 2 3 6 और 1 7, 2 1 2, 272। कितना बचा 28, है ना। पॉइंट दूंगा तो 0 आएगा 280, वापस मैं 2 से लेके जाता हूँ, कितना आएगा 272, कितना बचेगा 8, पॉइंट है 0। अच्छा एक और पॉइंट है 0 हो गया, एक काम करते हैं 0 ले लेते हैं। अब 120 136 तो 7 जा सकता है, 7 नहीं, 7 ज्यादा हो जाएगा क्या, 6 से करते हैं 1 2, अरे ज्यादा हो गया, 5 से जाना पड़ेगा, फिर 5 से क्या आएगा 5 6 30 18 6। देखो इसके आगे डेसिमल के बाद ना 2 नंबर तक बहुत है, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा, जब मैं 300 को 136 से डिवाइड करूंगा तो बनेगा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अल्कोहल इज इक्वल टू कितना आएगा 2.20 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। समझे, अल्कोहल में लाइट की स्पीड ये होगी। देखो निकाल सकते हैं कि नहीं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स काम की चीज है कि नहीं, निकाल रहा हूं ना मैं वैल्यू, है कि नहीं। आप भी तो कर सकते हो। आप एक काम करना, केरोसिन के साथ ट्राई करना, क्वार्ट्ज के साथ ट्राई करना, डायमंड करो फ्लिंट ग्लास। एक काम करो, डायमंड तुम करो, फ्लिंट ग्लास तुम करो, क्योंकि काफी इजी नंबर है, ठीक है। 3 के टेबल में ये दोनों आते हैं, तो ये 3 के टेबल से कट जाता है, इसलिए मैं आपको ये दे रहा हूँ। अब ये वाला जो है ना, ये थोड़ा सा देखते हैं ये क्या होता है, इस पर क्या होता है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, लाइट की स्पीड बेंजीन की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, उसमें लाइट की स्पीड क्या थी 2 × 10⁸, है ना। बेंजीन में क्या थी 2 × 10⁸। अल्कोहल में क्या हो गई 2.2, मतलब अल्कोहल में ज्यादा है लाइट की स्पीड, बेंजीन में कम है। फ्लिंट ग्लास में 2 से और कम होगा, और डायमंड में सबसे कम होगा, ठीक है। डायमंड में बहुत कम होगा, क्योंकि डायमंड बहुत ज्यादा डेंस है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू ज्यादा है, डेंसिटी ज्यादा, इंटरेक्शन ज्यादा, स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज। डायमंड लेकर आओ, ये लो डायमंड, ये लो डायमंड, डायमंड 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 एंड डायमंड 2.42 2.42 242। तीन सौ को 242 से डिवाइड करते हैं, पहले तो 1 दे जाएगा, 242 कितना बचेगा
58 माइनस 0.0। अब 240 करेंगे तो 500 से कम ही मतलब 2 जाएगा, 2 2 4, 2 4 8, 2 2 4, 484, 84, 90, 100, 96 पॉइंट है तो 0, ठीक है। 2 4 8 होता है, ठीक है, 4 4 16, तो मुझे लगता है जाएगा 242, 4 से जाएगा क्या? हाँ 4 टाइम्स में जाएगा, 968, नहीं 3 से जाएगा, तो 3 से जाएगा, आप समझते हो, तो 1.23 आएगा। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डायमंड, इज इक्वल टू 1.23, और यहाँ बचा कौन है? 10 की पावर 8, और यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकंड। डायमंड ने लाइट को इतना ज़्यादा स्लो कर दिया है, इसीलिए जब डायमंड के अंदर लाइट जाती है, डायमंड अलग तरीके से स्पार्कल करता है, इसीलिए तो सबसे अलग है, इसीलिए महंगा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब लोग नकली डायमंड मार्केट में डाले जा रहे हैं, आर्टिफिशियल डायमंड डाले जा रहे हैं, लेकिन वो लोग मैच नहीं कर पाते। रियल डायमंड का जो डेंसिटी, जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, वो मैच नहीं कर पाते, इसीलिए जो रियल डायमंड है इतना महंगा है, और आर्टिफिशियल इतना महंगा नहीं है। हालांकि एक गरीब आदमी के लिए दोनों महंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? जिसके पास, जो अभी तक सोने में ही खेल रहा है, हीरे में नहीं खेल रहे हो ना, अभी तक सोने में ही खेल रहे हो, ठीक है। चलो लिख लो। अच्छा, अब अगर हम ये कहें कि वो जो साइन वाला फॉर्मूला था सर, साइन वाला फॉर्मूला, उससे भी कुछ रिलेटेड है। हाँ, साइन वाले फॉर्मूला से भी कुछ रिलेटेड है, देखते हैं क्या क्या रिलेटेड है। ये देखो, अगर मैं साइन वाले फॉर्मूला की बात करूं, साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर इज इक्वल टू साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और कॉन्स्टेंट क्या था मेरा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कॉन्स्टेंट। चलो ठीक है। अगर मैंने आपको बोला लाइट गई यहां से यहां, रिफ्रैक्टिव एंगल ऑफ इंसिडेंस, चलो मान लो रिफ्रैक्टिव एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 30 है, और एंगल ऑफ इंसिडेंस ये 60 डिग्री है, ठीक है, 60 डिग्री। आपको एक चीज तो पता है ना, रिफ्रैक्शन 30 डिग्री है, और कुछ लेना है चलेगा, ये रहा। तो एक काम करते हैं, अब आपको पूछ लिया मैंने, आपको पूछ लिया क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो आप बोलोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर, ठीक है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग पता करें, जिसमें जा रहा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? 60 है, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है? 30 डिग्री। साइन 60 का वैल्यू कितना होता है? साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है, ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा है, कहाँ पे? ट्रिग्नोमेट्री, ये ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लेना बच्चों एक बार। √3/2, और साइन 30 कितना होता है बच्चों? 1/2। वेरी गुड। यहाँ पे आएगा √3/2, नीचे आएगा 1/2, 2 कैंसर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3, √3 कितना होगा? 1.7, इसके आसपास है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये जो भी मटेरियल है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.74 है। समझ में आया? आपको एग्जाम में क्या करेंगे पता है क्या? ये जो एंगल है ना, ये एंगल चेंज कर देंगे, ये एंगल चेंज करेंगे, और अगर मान लो कोई ऐसा एंगल है जो आपको ट्रिग्नोमेट्री में नहीं पढ़ाया गया, जैसे कि 35 हो गया, 15 डिग्री हो गया, तो उसका वैल्यू आपको दे देंगे, तो आप वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे वैल्यू रख दिया, ये वैल्यू रख दिया, उसका सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्शन, ये सभी यही खत्म होते हैं। समझ में आ रहा है? इन सभी से हमको क्या समझ में आया कि अगर मटेरियल ज्यादा डेंस होगा, उसकी रिफ्रैक्शन करने की जो कैपेसिटी होगी ज्यादा होगी। अगर मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा तो उसकी रिफ्रैक्शन करने की कैपेसिटी कम होगी। ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। अच्छा, आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं स्फेरिकल लेंसेस।
एक तरीके से ऐसा हो सकता है, समझाता हूँ, मज़ेदार टॉपिक है वो भी। उसमें भी डायग्राम्स काफ़ी आने वाला है, न्यूमेरिकल्स आएंगे, फिर पावर ऑफ द लेंस आएगा, ठीक है। उसके बाद और न्यूमेरिकल करेंगे और चैप्टर को उस बार ख़त्म करेंगे। लेकिन अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद इस लेक्चर में जुड़े रहने के लिए। चलते हैं।